चलिए, गुड मॉर्निंग। इस वाले ऑडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे बड़ा चैप्टर हमारे एफएम का, जिसका नाम है चैप्टर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वाले चैप्टर में सम्स बहुत हैं, क्वेश्चंस बहुत हैं, तो ऑब्वियसली वो सब ऑडियो में कवर करना मुश्किल है। तो जितने भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट हैं वो मैं कवर करूँगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करूँगा, जितने भी टेक्निक्स हैं वो कवर करूँगा। तो छोटा ही ऑडियो रहेगा। मुझे जितना लगता है कि 30 मिनट्स में सारे थियरीज रिवाइज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस वाले ऑडियो में मैं कोई सम्स कवर नहीं करने वाला, कोई क्वेश्चन कवर नहीं करने वाला। इस वाले ऑडियो में सिर्फ आपका ये बेनिफिट होगा कि आपके जितने भी थियोरेटिकल कंटेंट हैं, जैसे स्टार्टिंग के या कॉन्सेप्ट के अंदर के जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट हैं वो मैं कवर कर दूंगा इसमें। तो अगर आप ये ऑडियो 2-3 बार आप सुन लोगे और डायरेक्टली आप क्वेश्चन में जंप कर जाओगे तो आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर रहा हूँ मैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर नंबर 7। ठीक है, पहले अगर मैं आऊँ इंट्रोडक्शन में, मैं थोड़ा सा ICAI मॉडल के हिसाब से चल रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने सामने बुक रखिएगा। तो अगर पहले मैं आऊँ इंट्रोडक्शन पे, तो ये बात कर रहा है कि एफएम में 3 डिसीजंस होते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। ये हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजंस होते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। अच्छा, फिर एफएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एफएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट जो भी करना है बहुत ढंग से करना है। ठीक है, ऑप्टिमली करना है, सोच समझ के करना है। और फिर ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि पहले तो हम लोग फाइनेंसिंग करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उसके बाद डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपने जो पैसा उठाया है उसकी कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, जो आपने पैसा उठाया है, ऑब्वियसली मार्केट से आपने रेस किया होगा पैसा, तो उसकी कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो आप इतना इन्वेस्टमेंट करो, इस रेट ऑफ रिटर्न्स को अचीव करने का ट्राई करो कि आपका कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है, फिर भी देखिए रिवाइज करा दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें हैं। एफएम के 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। ठीक है, और एफएम का ऑब्जेक्टिव क्या है? एफएम का एक ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट को बहुत होता है ना, प्रूडेंट वे में, बहुत अच्छे से डिसाइड करके ही करना चाहिए। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा हुआ है, तो जो भी पैसा हम लोग रेस करते हैं मार्केट से, ठीक है, चाहे प्रेफरेंस से करें चाहे इक्विटी से करें, हर पैसे की कॉस्ट होती है। ठीक है, तो हम जो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो हमको ये सोच के इन्वेस्ट करना है कि मेरा जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए, एटलीस्ट मिनिमम कॉस्ट तो कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब शुरू कर रहा हूँ। पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग। अच्छा, इसका नाम कैपिटल बजटिंग भी है। जो हम पूरे टेक्निक्स को पढ़ने वाले हैं ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जो स्टेप्स पढ़ने वाले हैं, उसको कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या क्या पर्पस है इसका? सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट। आपको ही पता है कि हम लोग फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, करोर्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म पीरियड है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पीरियड है। इरिवर्सिबल है, ऑब्वियसली। देखो, आप फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जनरली आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। आपको सैल्वेज वैल्यू के बारे में सोचना पड़ेगा, कैश फ्लो को फोरकास्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को देखना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। तो 4 पर्पस क्या है कैपिटल बजटिंग के? सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा, लॉन्ग टर्म पीरियड है, इरिवर्सिबल है और कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। अब कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस क्या क्या है? तो सबसे पहला आप प्लान करते हो। प्लान का मतलब है आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, सेकंड, आप हर प्रपोजल्स को, हर अपॉर्चुनिटीज़ को डिटरमाइन करते हो, इवेलुएट करते हो। ठीक है, तीसरा सिलेक्शन। फिर आप देखते हो कि सारे अपॉर्चुनिटीज़ में कौन सा अच्छा है बेस्ड अपॉन द रिस्क एंड रिटर्न्स, तो उसको आप सेलेक्ट करते हो। उसके बाद फिर आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप मार्केट से पैसा रेस करते हो आप। ठीक है, देखो, फर्स्ट आपने क्या किया, आपने मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ देखा। ठीक है, कि शेयर्स में कितना मिलेगा, इक्विटी में कितना मिलेगा, बॉन्ड्स में कितना मिलेगा, गोल्ड में कितना मिलेगा, ETF में कितना मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपने अपॉर्चुनिटीज़ को देखा। फिर आपने उसको इवैल्यूएट किया कि कितना हमें कैश फ्लोज मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ऐसे इवैल्यूएट किया आपने। फिर आपने सेलेक्ट किया कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो आपने देखा नहीं, गोल्ड ज़्यादा अच्छा है, FD ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब
अब ये तो आपने देख लिया कौन सा अच्छा है, फिर आपको उस पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी तो रेस करना पड़ेगा ना। तो फोर्थ स्टेप है कि आप पैसा रेस करते हो, इम्प्लीमेंटेशन। फिर कंट्रोल, बेसिक पॉइंट है कंट्रोल, मतलब आप प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हो, ठीक है, एक सर्वेलेंस रखते हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ते हो, परफॉर्मेंस देखते हो, बजट से कंपेयर करते हो, लास्ट में रिव्यू करते हो, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स हैं, बेसिक पढ़ लीजिएगा। मेन मैं शुरू कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। तो फर्म्स के एग्जिस्टेंस में 3 डिसीजंस हैं, रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन। रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन। सिचुएशन के बेसिस पे 3 है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सेप्ट, रिजेक्ट डिसीजन, कंटिंजेंट डिसीजन, ठीक है। तो फर्म्स के एग्जिस्टेंस पे 3 डिसीजन है, रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन पे 3 डिसीजन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट डिसीजन, कंटिंजेंट डिसीजन, ठीक है। अच्छा, अब एक बार समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस में ये 3 डिसीजंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मैं शुरू कर रहा हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, मान लेते हैं आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, 5 प्रोजेक्ट्स हैं। एक अगर एक्सेप्ट हो गया तो बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे, एक एक्सेप्ट हो गया बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक एक्सेप्ट हो गया बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा है एक्सेप्ट रिजेक्ट। इसका क्या मतलब है, मेरे पास 5 प्रपोजल्स हैं, ठीक है, अगर पांचों की एनपीवी पॉजिटिव है तो पांचों एक्सेप्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक एक्सेप्ट हुआ बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पे हम एक लिमिट सेट करते हैं कि हमें मिनिमम इतना चाहिए प्रोजेक्ट से, मिनिमम मुझे इतना रिटर्न चाहिए। तो जो भी प्रपोजल मेरे एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा होगा वो सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं, या तो पांचों एक्सेप्ट हो जाएंगे या पांचों रिजेक्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर पांचों प्रोजेक्ट में आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही है तो आप पांचों में इन्वेस्ट नहीं करोगे, और पांचों में मीट हो रही है तो पांचों एक्सेप्ट कर लोगे। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन मीट हो रही है, हमारा मिनिमम डिज़ायर्ड रिटर्न्स हमें मिल रहा है, तो फिर जो जिससे मिल रहा है वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। बेसिक पॉइंट और कुछ नहीं है। कंटीजेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि जब आप कभी कभी क्या होता है ना, हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें साथ ही साथ और भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मुझे कहीं रिमोट एरिया में, कहीं बैकवर्ड एरिया में मुझे हॉस्पिटल बनवाना है, तो सिर्फ हॉस्पिटल बनवाने से नहीं होगा, वो रिमोट एरिया है तो वहाँ की रोड्स भी बनवानी पड़ेगी, आसपास कई दुकानें आपको बनवानी पड़ेंगी, ठीक है, तो आपको रोड बनवाने में खर्चा करना पड़ेगा। तो मतलब एक हॉस्पिटल बनवाने के चक्कर में आपको सोचो कितना बड़ा खर्चा पड़ेगा आपका। रोड बनवाना पड़ेगा आपको, आसपास फैसिलिटीज़ बनवानी पड़ेंगी आपको, गार्डनिंग हो गया, पार्किंग हो गया, रोड्स हो गए, तो ये सब बनवाना पड़ेगा आपको। खैर, तो ये होता है कंटिंजेंट डिसीजन। अब कुछ एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर में क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा हम लोग कैश फ्लोज निकालते हैं, कितना कैश गया कितना कैश आया। ध्यान रखिएगा हम लोग यहाँ पे कैश फ्लोज निकालते हैं। तो डेप्रीसिएशन, अगर क्वेश्चन में अकाउंटिंग प्रॉफिट दे रखा है तो डेफिनेटली उसमें डेप्रीसिएशन माइनस रहा होगा, तो हमें लास्ट में डेप्रीसिएशन ऐड बैक करना है, क्योंकि डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, हमें डेप्रीसिएशन बाद में ऐड बैक करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको अब कुछ एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया होगा और अकाउंटिंग प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन माइनस होता है, तो जब आप कैश फ्लो निकालोगे तो डेप्रीसिएशन को ऐड बैक कर दोगे, बस आप ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। तो क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी अमाउंट ऐसा लगता है कि इसको एक्सेप्ट करने से, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से हम ये चीज़ खो रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन में अगर आपको कहीं से भी हिंट मिलता है कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से हम इतना रुपी खो रहे हैं या ये अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। फिर उसको आप कंसिडर करोगे एनपीवी कैलकुलेशन में। अभी सब आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा आप लोग को। संक कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, पास्ट कॉस्ट इररिलेवेंट होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट होती है। जैसे से सपोज
मेरे यहाँ घर में वाईफाई का कनेक्शन है, ठीक है, मंथली 500 रुपये पड़ता है। मेरे यहाँ घर पे वाईफाई का कनेक्शन है, मंथली 500 रुपये पड़ता है, ठीक है। और मैं प्रेजेंटली उस वाईफाई से सीए का कोर्स कर रहा हूँ। मान लेते हैं मैं सीए का कोर्स कर रहा हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि यार चलो साथ ही साथ मैं सीएमए का भी कोर्स कर लेता हूँ, ठीक है। अब उस सीएमए के कोर्स के लिए अगर मैं ये सोचता हूँ कि वाईफाई का खर्चा 500 रुपये पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए संक कॉस्ट है। क्योंकि आप सीएमए का कोर्स करो या ना करो, वो कॉस्ट तो पड़ेगी ही पड़ेगी आपकी। संक कॉस्ट का मतलब है आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो या ना करो, वो कॉस्ट आपकी पड़ चुकी है और पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वैसे ही सेम वाईफाई है, आप सीएमए कोर्स करो या ना करो, आपका 500 रुपये महीने का खर्चा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सीएमए कोर्स करने के लिए वो 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन वाईफाई का इररिलेवेंट हो गया। फिर है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल ध्यान रखिएगा, जब हम इनिशियली वर्किंग कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए आउटफ्लो माना जाता है, बट जितने टाइम का पीरियड होता है उसके टर्मिनल ईयर में वर्किंग कैपिटल रिलीज़ हो जाता है। तो पहले वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो आप दिखाओगे, फिर लास्ट में वर्किंग कैपिटल को इनफ्लो दिखाओगे आप। मेरी बात सुनिएगा आराम से। वर्किंग कैपिटल को आप ईयर 1 में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके लिए हो गया इन्वेस्टमेंट, मतलब आउटफ्लो हो गया। फिर जो भी टर्मिनल ईयर होगा, टर्मिनल ईयर का मतलब क्या है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका लास्ट ईयर, तो उस लास्ट ईयर में जितना भी आपने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा वो सारा आपका रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ का क्या मतलब है, इनफ्लो हो जाएगा आपको, तो आप उसको पॉजिटिव दिखाओगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एलोकेटेड ओवरहेड्स। देखो एलोकेटेड ओवरहेड्स का क्या मतलब है, सेम वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा 500 का सब्सक्रिप्शन है वाईफाई का। मैं अभी सीए का कोर्स कर रहा था, मैंने सोचा चलो लगे हाँ सीएमए का भी कोर्स कर लेते हैं, सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि 500 का वाईफाई का खर्चा है, तो सीए और सीएमए कोर्स मैं कर रहा हूँ, तो 250 रुपये सीए कोर्स का हो गया और 250 रुपये सीएमए कोर्स का हो गया। मतलब मैंने वाईफाई का खर्चा एलोकेट कर दिया। तो वाईफाई का खर्चा मेरे लिए क्या बन गया, ओवरहेड्स, और जो मैंने एलोकेट किया 250 ये क्या हो गया, एलोकेटेड ओवरहेड्स। तो ध्यान रखिए, जो आपने 250 रुपये एलोकेट किया है सीएमए कोर्स में, ये इररिलेवेंट है, ये इररिलेवेंट है। क्योंकि यही बात हो गई ना कि आप सीएमए कोर्स करो या ना करो, ये कॉस्ट तो आपकी पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। बट अगर ऐसा हो जाए कि सीएमए कोर्स करने की वजह से आपको एक ऑल टुगेदर एक नया होता ना प्लान लेना पड़ रहा है, जिसका खर्चा 1000 रुपये आ रहा है, 800 रुपये आ रहा है, तो जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है वो फिर आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आपका 500 रुपये का प्लान था, अब आपने 1000 रुपये का प्लान ले लिया, तो फिर सीएमए कोर्स के लिए जो आपका एडिशनल 500 रुपये पड़ रहा है वो रेलेवेंट हो जाएगा। वो फिर आप इन्वेस्टमेंट मानोगे उसको, फिर आप उसको कंसिडर करोगे डिसीजन मेकिंग में। लेकिन अभी 500 ही आ रहा था, आगे भी 500 ही आएगा, बस आपने उसको 250 एलोकेट कर दिया, तो ये इररिलेवेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल पॉइंट है कि अगर बाद में आप कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी आप आउटफ्लो मान के आप उस साल में एडजस्ट कर दोगे। बाद में आप कभी फ्यूचर में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप फिर से कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसको आउटफ्लो मान के उसी साल में एडजस्ट कर दोगे, ठीक है। ये पॉइंट है। बाकी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्लॉक ऑफ एसेट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ब्लॉक ऑफ एसेट का क्या मतलब है कि सिमिलर तरीके की एसेट जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है, सिमिलर तरीके के एसेट जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है वो एक ब्लॉक में आ जाते हैं। सिमिलर तरीके के एसेट जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है वो एक ब्लॉक में आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। और ब्लॉक ऑफ एसेट निकाला कैसे जाता है, तो पहले हम लोग लिखते हैं WDV, ओपनिंग WDV, फिर प्लस करते हैं जो भी हमने परचेज़ किया, माइनस करते हैं जो भी हमने बेचा, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर आता है क्लोजिंग WDV। देखिए WDV आता कैसे है, पहले आता है ओपनिंग WDV, प्लस करते हैं परचेज़ जो भी हमने इस साल कोई नई मशीन परचेज़ की है, माइनस करते हैं कोई सेल हमने की होगी मशीन को, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, लास्ट में आता है क्लोजिंग WDV। अच्छा एक केस ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं आपके ब्लॉक में एक ही एसेट है, मान लेते हैं आपके ब्लॉक में एक ही एसेट है और वो एसेट को आपने बेच दिया तो आपका ब्लॉक सीज हो गया। तो अगर आपने उसको ज़्यादा में बेचा है
ज़्यादा पे बेचा, मतलब आपने WDV से ज़्यादा पे बेचा है तो आपको गेन आएगा, और आपने कम पे बेचा है तो लॉस आएगा। ठीक है, अगर देखो मेरी बात सुनो, आप ब्लॉक ऑफ एसेट में आपके पास सिंगल ही एसेट है, तो आपने कम पे बेचा होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा, ज़्यादा पे बेचा होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, तो अगर लॉस आ रहा है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, गेन आ रहा है तो फिर टैक्स लग जाएगा आपका। तो ये भी एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो ध्यान रखिए, जब भी आप कैश फ्लोज का कैलकुलेशन करोगे, जब भी आप कैश फ्लोज का कैलकुलेशन करोगे तो फाइनेंसिंग कॉस्ट को माइनस नहीं करोगे। क्यों माइनस नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए, फाइनेंसिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, WACC। पहले हम लोग मार्केट से पैसा रेज करते हैं, ठीक है, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डेट से, तो उसकी एवरेज कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट। और हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में कर क्या रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट में यही तो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या उस इन्वेस्टमेंट से जो भी हमें कैश फ्लोस मिलेगा, क्या वो सफिशिएंट होगा मेरे फाइनेंसिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए। यही तो इवैल्यूएशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, कि प्रोजेक्ट से हमें जो भी कैश फ्लोस मिलेगा, क्या वो कैश फ्लो सफिशिएंट होगा मेरे फाइनेंसिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो एक बार तो हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग करने का मतलब ही क्या होता है कि हम फाइनेंसिंग कॉस्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि वो फाइनेंसिंग कॉस्ट को कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अगर हम कैश फ्लोज में भी अगर हम फाइनेंसिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो ये तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, डबल काउंटिंग हो जाएगी। WACC का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस, उन सब की एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो आप जब डिस्काउंट कर रहे हो, इसका मतलब ही यही है कि आप ये चेक करना चाह रहे हो कि उस इन्वेस्टमेंट से हमें जो भी कैश फ्लोज होगा, क्या वो सफिशिएंट होगा मेरे कॉस्ट को, मेरे इंटरेस्ट कॉस्ट को, मेरे प्रेफरेंस डिविडेंड कॉस्ट को, मेरे इक्विटी डिविडेंड कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो अगर आप उसको कैश फ्लोज में भी एडजस्ट कर दोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर आगे आपकी टेक्निक शुरू हो गई है। तो देखिए, दो तरीके की टेक्निक है, एक है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, एक है डिस्काउंटिंग टेक्निक। ठीक है, दो तरीके की टेक्निक है, नॉन डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक। नॉन डिस्काउंटिंग में दो ही चीज़ आती है, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नॉन डिस्काउंटिंग में दो ही चीज़ आती है, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटिंग में आपके पास लंबे जोड़े 5-6 लिस्ट हैं, NPV, PI, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और MIRR। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नॉन डिस्काउंटिंग में सिर्फ दो ही अप्रोच है अपने पास, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटिंग में अपने पास 5 अप्रोच है, NPV, PI, IRR, डिस्काउंटेड पे बैक और MIRR। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला मैं शुरू कर रहा हूँ, नॉन डिस्काउंटिंग ही शुरू कर रहा हूँ, और पहला है पे बैक पीरियड। ठीक है, चलिए देखिए, पे बैक पीरियड का सिंपली मतलब ये होता है कि कितने टाइम पीरियड में मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। पे बैक पीरियड का सिंपल मतलब ये होता है कि कितने टाइम पीरियड में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था प्रोजेक्ट में, वो रिकवर हो जाएगा। तो देखिए, पे बैक पीरियड के दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपका यूनिफॉर्म कैश फ्लोज होगा या नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लोज होगा। यूनिफॉर्म कैश फ्लोज का क्या मतलब है कि हर साल आपको 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं, मतलब सिस्टमेटिक कैश फ्लोज हैं, सेम कैश फ्लोज हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है किसी साल 10 आ रहा है, किसी साल 20 आ रहा है, किसी साल 30 आ रहा है, तो सिमिलर नहीं है। तो क्वेश्चन दो तरीके से होंगे। ठीक है, फिर से, पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, सर कितने टाइम पीरियड में मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। ठीक है, मुझे पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो इसके दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म कैश फ्लोज, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लोज। यूनिफॉर्म का सिंपल सा मतलब ये है कि हर साल आपको सिमिलर कैश फ्लोज मिल रहा है, हर साल सेम कैश फ्लोज मिल रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि कैश फ्लोज अलग अलग हैं। ठीक है, किसी साल 5, किसी साल 10, किसी साल 15। अच्छा, तो अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लोज हैं तो एक फॉर्मूला है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया अपॉन उस साल का कैश फ्लो, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया अपॉन उस साल का कैश फ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और हर साल आपको 20-20 हज़ार रुपये का इन्फ्लो आ रहा है, हर साल आपको 20-20 हज़ार रुपये का इन्फ्लो आ रहा है, तो 1 लाख अपॉन 20 हज़ार कितना हो गया, 5 साल।
तो मतलब 5 साल में आपका पूरा 1 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा। कैसे? 20 + 20 + 20 + 20 + 20, 1 लाख रुपए 5 साल में रिकवर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लोज हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश फ्लो पर ईयर। ठीक है, बट सर ये तो लॉजिकली गलत है, क्योंकि ईयर 1 का 20,000, ईयर 2 का 20,000, ईयर 3 का 20,000, ईयर 4 का 20,000, ईयर 5 का 20,000। सर ये तो फ्यूचर वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको सेम कैसे मान सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू से? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है। हमें यहाँ पे डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, प्रैक्टिकली गलत है, बट टेक्निक का नाम ही क्या है? नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो हम कुछ कर नहीं सकते इस केस में। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लोज। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि हर साल का जो कैश फ्लो है वो अलग अलग है। ऐसे केस में कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे केस में देखिए, स्टेप बता रहा हूँ। पहले आपको ईयर लिखना है, फिर आपको कैश फ्लो लिखना है, फिर आपको थर्ड कॉलम में आपको उस कैश फ्लो को क्यूमुलेट करना है। ठीक है, और आपको देखना है उसी क्यूमुलेट कैश फ्लोज के कॉलम में कि किस साल में आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है। तो जिस भी साल में आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है वही आपका क्या बनेगा? पे बैक पीरियड। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो किसी 2 साल के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको देखना है 2 साल के बीच में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 3rd और 4th के बीच में आ रहा है, 3rd और 4th के बीच में आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? आपको पहले लिखना है 3rd प्लस करना है। देखिए 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो पहले फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले आपको लिखना है 3 प्लस कितना पैसा रिकवर करना बाकी है 4th ईयर में, वो आप लिखोगे न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई उस 4th ईयर में टोटल कितना पैसा रिकवर हो रहा है, डिवाइड कर दोगे, तो सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले आपको लिखना है ईयर, फिर आपको लिखना है कैश फ्लो, फिर थर्ड में आपको लिखना है क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। आपको सारे कैश फ्लोज को क्यूमुलेट कर देना है। ठीक है, फिर जिस भी ईयर में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इक्वल हो जाता है आपके इन्वेस्टमेंट के, वही आपका पे बैक पीरियड है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 साल के बीच में आ रही है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? उसके ऊपर वाले साल को लिखेंगे, प्लस कितना रिकवर करना बाकी है वो लिखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन उस साल का कितना पैसा इनफ्लो हो रहा है, डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पे बैक रेसिप्रोकल। तो पे बैक रेसिप्रोकल क्या होता है? कुछ नहीं है, ये पे बैक पीरियड का उल्टा कॉन्सेप्ट है। पे बैक पीरियड क्या बोलता है? कितने साल में मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। पे बैक रेसिप्रोकल बोलता है कि हर साल कितना परसेंटेज पैसा रिकवर हो जाएगा। देखो, पे बैक पीरियड बोलता है कितने साल में मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, पे बैक रेसिप्रोकल बोलता है कि हर साल मेरा कितना परसेंटेज पैसा रिकवर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और हर साल का इनफ्लो है 10-10 हज़ार रुपये, तो पे बैक पीरियड कितना हो गया? 10 साल। 1 लाख इन्वेस्ट किया, 10 हज़ार का इनफ्लो है, तो पे बैक पीरियड कितना हो गया? 10 साल। पे बैक रेसिप्रोकल क्या होता है? देखो, आपका 10 साल में इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा, तो मतलब हर साल कितना रिकवर हो रहा है? 10%। हर साल कितना रिकवर हो रहा है? 10%। इसी 10% को क्या बोलते हैं? पे बैक रेसिप्रोकल। पे बैक रेसिप्रोकल कुछ नहीं है, बस ये बताता है कि हर साल आपका कितना परसेंटेज रिकवर हो रहा है, कितना परसेंटेज। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, देखिए मैंने सबसे पहले शुरू किया नॉन डिस्काउंटिंग अप्रोच। क्या शुरू किया? नॉन डिस्काउंटिंग अप्रोच। नॉन डिस्काउंटिंग के 2 ही अप्रोच है, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पीरियड मैंने आपको समझा दिया। अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलता है सुनिएगा। पहली बात इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट हम लोग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो आपको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं करना है। फिर से, यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आपको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये नॉन डिस्काउंटिंग अप्रोच है, तो आपको कुछ डिस्काउंटिंग वगैरह भी नहीं करना है। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के 3 अप्रोचेज हैं, 3 मेथड हैं क्वेश्चन करने के। पहला है आपको प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग लेना है। अप्रोच नंबर 1, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग। ठीक है,
सेकेंड अप्रोच है एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग। और थर्ड अप्रोच है, एक सेकेंड, हाँ, थर्ड अप्रोच है एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के 3 मेथड्स हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट पर ईयर अपॉन इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, इसका मेथड 2 क्या बोलता है, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग। थर्ड अप्रोच क्या है, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा आपको क्वेश्चन करके आना है मेथड 2 और मेथड 3 से। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वो कुछ डिक्टेट नहीं कर रहा है कि कौन सा मेथड है, तो आपको मेथड 2 या मेथड 3 से करके आना है। बट बेस्ट सेफर साइड में रहने के लिए आप मेथड 3 से करके आना। टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं आपको मेथड 3 सजेस्ट करूँगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अच्छा, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉन 2, इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉन 2। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपका, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, सिंपल है और कुछ नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ख़त्म होता है। चलिए शुरू कर रहा हूँ मैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। चलिए शुरू कर रहा हूँ मैं डिस्काउंटिंग टेक्निक, जिसका पहला अप्रोच है एनपीवी, जिसका पहला अप्रोच है, पहली टेक्निक है एनपीवी। तो एनपीवी में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको हर साल के कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है, आपको हर साल के कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट करने के बाद उसको ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। क्या आ जाएगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। उसको माइनस करना है इन्वेस्टमेंट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनपीवी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनपीवी निकालने का तरीका क्या है, आपको हर साल के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है। सर डिस्काउंट किससे करना है, डब्ल्यूएसीसी से। ठीक है, डब्ल्यूएसीसी से डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट करने के बाद आपको सारे वैल्यूज़ को ऐड करना है। अब वैल्यू ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। फिर आपको इसको माइनस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। पॉजिटिव आ रहा आंसर तो मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होगा। एनपीवी निगेटिव आ रही है मतलब प्रोजेक्ट बेकार है, इन्वेस्ट मत करना। एनपीवी 0 आ रही है तो यहाँ पे रुकना। ये डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 0 आ रही है, इसका मतलब कि मेरा कॉस्ट तो कवर हो रहा है ना, मेरा कॉस्ट तो कवर हो रहा है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको और कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन मार्केट में और कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो फिर आप एनपीवी 0 वाले को एक्सेप्ट कर लोगे। 3 बात मैंने बोली, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, एनपीवी नेगेटिव है प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करोगे, एनपीवी 0 है तो डिपेंड करेगा। 2 केसेस हैं, और कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तब इसको रिजेक्ट कर दोगे, और कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है तो इसको एक्सेप्ट कर लोगे। क्योंकि एनपीवी 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट तो कवर हो रही है ना। अच्छा, बाकी जो भी कैश फ्लोज हैं वो हम डब्ल्यूएसीसी से ही डिस्काउंट करते हैं, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करेंगे, 1 से कम है तो रिजेक्ट करेंगे, और 1 है तो डिपेंड करेगा। 1 कब आएगा, जब आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज बराबर हैं। ठीक है, देखिए फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 1 से ज़्यादा आ रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, 1 से कम आ रहा है तो रिजेक्ट करेंगे, 1 आ रहा है तो डिपेंड करेगा। 1 कब आएगा, जब सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज बराबर होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, मतलब एनपीवी 0 होगा। ठीक है, चलिए मैं अपना ऑडियो यहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ठीक है, इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट ऑडियो में। ठीक है, चलिए होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और देखिए सम्स वगैरह कवर करना है और ऑडियो में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।